हेलो एवरीवन। मैं जितेंद्र बेनीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसपी लेसन्स के यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा सेशन रहने वालेगा रहेगा वही एमसीक्यू की सीरीज हमने जो स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 5 से 10,000 एमसीक्यू करने का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं कर रहे, वन लिनियर के टाइप में हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारी सीरीज स्टार्ट है उसको आज हम स्टार्ट करते हैं और उसका हमारा 5वां लेक्चर आज होगा। तो 5वां सेशन हमारा आज है और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये शो होता है। तो फटाफट से पहले कंसोल तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये देख लीजिए फटाफट से। पहला क्वेश्चन कौन सा है? हाँ जी, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होता है और पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने है। पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों का सेनापति कौन था? सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 के अंदर हुआ। किस किस के बीच हुआ? सदाशिव राव भाव और अहमद साबदाली के बीच हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि इस युद्ध में कौन विजित रहा? तो इस युद्ध में अहमद साबदाली का रहा विजित रहा। अब पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा जा रहा है तो आपसे पूछा जा सकता है पानीपत का प्रथम और पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो बात की जाए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 के अंदर हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा युद्ध होता है हेमू और अकबर के बीच का 1556 में। और तीसरा युद्ध होता है पानीपत का 1761 के अंदर मराठों और अहमद साबदाली के बीच होता है। पहले युद्ध में बाबर जीतता है, दूसरे युद्ध में अकबर जीतता है और तीसरे युद्ध में अहमद साबदाली यहाँ पे जीत जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान है जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए? क्या चलाए? शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। और बात करें टका और जीतल जारी किया। तो दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक है जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए? तो वो है इल्तुतमिश। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे? तो शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे किसने? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने ही अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर से दिल्ली बनाई थी। इल्तुतमिश ने ही क्या किया था? एकता प्रथा शुरू की थी। सैनिकों को क्या देना स्टार्ट किया था इसने? वेतन के बदले भूमि देना सैनिकों को स्टार्ट किया था। उसके बाद हम देख लेते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। कब हुआ? 1576 में हल्दी घाटी का बड़ा ही फेमस युद्ध हुआ था। बात की जाए हल्दी घाटी युद्ध की तो 1576 में हुआ। किस किस के बीच हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। यहाँ पे अकबर की तरफ से जो अकबर का नेतृत्व करता था वो कौन था? वो था मान सिंह। कौन था? मान सिंह था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? साइमन कमीशन का कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? क्लाइमेंट एटली। कौन था? क्लाइमेंट एटली था। साइमन कमीशन के साथ ये भारत आता है। साइमन कमीशन का क्या था? एक सदस्य था। यहाँ पे प्रथम सुल्तान थोड़ा टाइपिंग में है। क्लाइमेंट एटली क्या था? साइमन कमीशन का सुल्तान था, अध्यक्ष था। और उसके बाद यही क्लाइमेट इटली क्या बनता है? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बनता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर की स्थापना हुई थी? किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी जी पल्लव राजवंश के दौरान। कब हुई थी? पल्लव राजवंश के दौरान ये स्थापना हुई थी। उसके बाद दिग् निकाय किस पिटक का खंड है? तो ये है सुत पिटक का। किसका? सुत पिटक का। अशोक काल में आहूत बौद्ध समितियों का अध्यक्ष का क्या नाम था? कौन था? मंगोली पुत्र उसका नाम था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वनमाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति के किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन सभ्यता की। जो बात की जाए वनमाली एवं कालीबंगा है, दोनों राजस्थान के अंदर पड़ते हैं। कौन सी अवस्था है इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की पाई गई है? तो हड़प्पा से पूर्व के और हड़प्पा कालीन संस्कृति के यहाँ पे अवशेष पाए जाते हैं। यवनिका किसके लिए प्रयोग किया जाने वाला यूनानी शब्द है? यवनिका
किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला यूनानी शब्द है? अगर इसकी बात की जाए, संस्कृति के नाटकों में पटाक्षेप के लिए, संस्कृति के नाटकों में पटाक्षेप के लिए क्या किया जाता है? इनका वो किया जाता है। उसके बाद समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? तो ये था हरिसेन। कौन आता है जी यहाँ पे? हरिसेन इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? तो गुप्त काल के चरण कौन सा था? गुप्त काल का अंतिम चरण में इसका पतन हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास में तृतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? अमीर खुसरो को। तोता हिंद इसको बोला जाता है, किसको? अमीर खुसरो को। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था, वो था लाख बख्श। अब लाख बख्श की बात की जाए, लाख बख्श इसको क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये बड़ा ही धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था और लाखों का क्या करता था? दान करता था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लाख बख्श इसको कहा गया। उसके बाद प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम, प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या था? तो इसका आंसर क्या रहेगा? जावा। क्या आंसर रहने वाला है इसका? जावा इसका आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दक्षिण के अलावर तथा न्यूनार कर्मस किस देवता के उपासक थे? तो ये थे विष्णु के तथा शिव के। किसके? विष्णु के तथा शिव के ये उपासक थे। उसके बाद बात की जाए, सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने कराया? सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण जो करवाने वाला शासक था वो था फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक के शासन काल को क्या कहा जाता है? नहरों का स्वर्ण काल इसके काल को कहा जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देख लीजिए। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था? औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था? तो इसको रखा था जी आगरा शहर के अंदर। ऋग्वेद में किन दो तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किन दो तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिस्टोनोमी का, ऋषिदेव और अष्टोमी का क्या मिलता है? यहाँ पे उल्लेख मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य थे? तो ये कापलिक संप्रदाय के थे। संगम कालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? तो मयो देवता से की गई है। मयो देवता से किसकी की गई है? भगवान कृष्ण की तुलना की गई है। किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? नारद स्मृति से। किससे? नारद स्मृति से। कल्प सूत्र के रचनाकार थे भद्रबाहु। कल्प सूत्र के रचनाकार कौन थे? भद्रबाहु उसके रचनाकार थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? तो ये था बदायूं का प्रशासक था। कौन सा था? बदायूं का ये प्रशासक था, यानी कि जो बदायूं यूपी में पड़ता है, यहाँ पे बदायूं लिख रखा है, बदायूं क्षेत्र है जो यूपी में पड़ता है, वहाँ का सूबेदार था कौन? इल्तुतमिश। उसके बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड वेलजेली ने किया था। लॉर्ड वेलजेली ने क्या किया था? इसका अनुसरण किया था। उसके बाद प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं। अमीर खुसरो की रचना खज़ैन उल फतह किस शासक के संबंध में जानकारी दी थी? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। किसके संबंध में जानकारी देता है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। अवदान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? अक्समिंदर थे। कौन थे? अक्समिंदर थे। प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोलकाणियम किस संगम की रचयिता पुस्तक है? तो द्वितीय संगम की है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक कौन थे? श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
महारौली लौह स्तंभ, महारौली लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? ये दिल्ली के अंदर स्थित है। महारौली लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो जो हर्षवर्धन था वो पुष्यभूति वंश का क्या था? अंतिम शासक था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सिकंदर की मृत्यु, सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी जी। कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन के अंदर हुई थी। उसके बाद प्रौरसेन के 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था? तो वाक्टक वंश का था जी। किस राजवंश का था वो? वाक्टक राजवंश का था। उसके बाद हम प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। मीर बख्शी क्या था? सैनिक विभाग का प्रमुख था अकबर के टाइम पे। उसके बाद नचिकेता और यम के बीच, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है कोटोपनिषद में। कहाँ पे है? कठोपनिषद में है। उसके बाद ऋग्वेद काल में शासन का प्रधान राजा था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था पुरोहित। कौन होता था? पुरोहित सर्वाधिक ये मायने वाला लगता था। उसके बाद सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया था? सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण किया था 711 के अंदर। लेकिन बात ये की जाती है, यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है, मोहम्मद बिन कासिम का भारत पे पहली बार अटैक कब हुआ था? 712 में हुआ था। ये क्वेश्चन कौन मानती है? एसएससी इसको मानती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि 712 ऑप्शन में नहीं होता है, तो 711 में टिक करना होता है। दरअसल मोहम्मद बिन कासिम की जो भारत में एंट्री थी वो 711 में ही हो जाती है। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूंनामा किसकी कृति थी? हुमायूंनामा किसकी कृति थी? अगर इसकी बात की जाए तो ये थी गुलबदन बेगम की। किसकी कृति थी? गुलबदन बेगम की कृति थी। दिल्ली सल्तनत का आधिकारिक भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी थी। पंच सिद्धांतक, भरत संहिता और वर्त जातक किसकी रचनाएं है? ये वरहामीर की रचनाएं हैं। उसके बाद शिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम राजधानी थी? शिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम राजधानी थी? तो उसकी बात की जाए कौन सी थी? वो थी उज्जैन। कौन सी थी? उज्जैन थी। सातवाहन वंश में सुरक्षक के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया था? तो नागनिका और गौतमी ने ये किया था। उसके बाद बौद्ध ग्रंथ में मिनेडर को किस नगर नाम से अभिहित किया जाता था? न कि किन नाम से जाना जाता था? मिलिंद के नाम से उसको जाना जाता था। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई है? कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई है? ये गंधार शैली को दी गई है जी। किस शैली को दी गई है? गंधार शैली को ये दी गई है। उसके बाद प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? विशाखदत्त ने की थी। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? विशाखदत्त ने की थी। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मंत्र में है? अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मंत्र में है? तो इसकी अगर बात की जाए तो ये किस मंत्र के अंदर है जी? शैव मत में ये है। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? तो कौन सा शासक था? ये था जयचंद, कनौज का शासक था जी। जब क्या हुआ, तराइन का जो 1191 का युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का साथ देता है जयचंद। लेकिन इस युद्ध के बाद क्या हुआ, जयचंद की एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था सुयुक्ता देवी। सुयुक्ता देवी को पृथ्वीराज चौहान उठा ले जाता है किसी कारणवश और उससे शादी कर लेता है, तो जिससे जयचंद क्या हो जाता है, इसका दुश्मन बन जाता है जी। क्या बन जाता है? जयचंद दुश्मन बन जाता है किसका? पृथ्वीराज चौहान का। फिर जयचंद इन्विटेशन देता है किसको? मोहम्मद गोरी को। ठीक है।
तो फिर जयचंद इसका दुश्मन ने इन्विटेशन दिया मोहम्मद गौरी को, और मोहम्मद गौरी तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देता है। अब आपके माइंड में ये होगा, क्यों इतना पावरफुल शासक मोहम्मद गौरी से क्यों हारा, जयचंद ने इसकी सहायता क्यों की, इसकी पुत्री को क्यों उठा के ले गया। अगर इन सब के आपको कारण जानने हैं तो आप इसी YouTube चैनल पर जाओ, यहाँ पे आपको मोहम्मद गौरी का जो लेक्चर है अच्छे से मिलेगा, बिल्कुल जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में यहाँ पे आपको कंटेंट दिया जा रहा है बिल्कुल। तो टेंशन ना ली, वहाँ पे आपके सारे के सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था। 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था। तो तथाकथित गुलाम वंश का था जी। किसका था, गुलाम वंश का था। अब बात की जाए दिल्ली सल्तनत की 1206 में स्थापना होती कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और कुतुबुद्दीन ऐबक जो शासक बनता है वो गुलाम वंश के नाम से क्या करता है, गद्दी पर बैठता है। किस नाम से, गुलाम वंश के नाम से। और 1210 तक क्या करता है, शासन करता है। और 1210 में पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था, यह कहाँ संपन्न हुआ था। तो ये कहाँ पे संपन्न हुआ था, ये हुआ था कलानौर में। कहाँ पे हुआ था, कलानौर में इसका राज्याभिषेक करवाया गया था। किसके द्वारा, बैरम खां के द्वारा। उसके बाद बात की जाए जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किस मुगल सम्राट को घोषित किया था। तो किसे मुगल सम्राट घोषित किया था, शहरयार को। और शहरयार को ही क्या बोला जाता है, इतिहास के अंदर बली का बकरा इसे बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है, हिंदुओं के 2 प्राचीनतम महाकाव्य हैं, कौन कौन से हैं, रामायण और महाभारत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों, कौन सा है, भारत आने वाला पहला चीन यात्री कौन था। भारत आने वाला पहला चीन यात्री कौन था, फायान क्या था, भारत आने वाला पहला चीन यात्री था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, बौद्ध ग्रंथों में भाष्य प्रस्तुत करने की चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी। तो ये हुई थी कनिष्क के शासन काल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1175 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया था। तो किसके, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1175 से लेकर 1206 में क्या किया था, लगातार अटैक किया था। और मोहम्मद गौरी ही वो शासक था जिसने पहली बार सोचा था कि मुझे भारत से धन दौलत नहीं लूटना है, मुझे भारत पे क्या करना है, शासन करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार लेखक अल-बिरूनी का वास्तविक नाम क्या था। जो अल-बिरूनी है इसका बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इसका वास्तविक नाम क्या था, अबू रेहान मोहम्मद था। क्या था, अबू रेहान मोहम्मद इसका वास्तविक नाम था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के टाइम पे पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 के अंदर, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है बाबर के हाथों, और दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है जो युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतवर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये भुवनेश्वर के अंदर स्थित है, और भुवनेश्वर कहाँ पे पड़ता है, उड़ीसा के अंदर पड़ता है। अगर इसकी संपूर्ण जानकारी रही है तो हमारे इसी चैनल पर आपको मंदिरों से रिलेटेड 2 सेशन मिलेंगे जिसमें हमने 20 मंदिरों को कवर किया है, तो वहाँ पे जाके मंदिरों की वीडियो आप देख सकते हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है बाजीराव प्रथम को। किसे माना जाता है जी, बाजीराव प्रथम को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है, जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया था। तो प्राकृतिक भाषा को अपनाया था। जैन धर्म वालों ने कौन सी भाषा अपनाई थी, प्राकृतिक भाषा बनाई थी, और इसी भाषा के अंदर उनके उपदेश दिए जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं। तो सबसे पहले सिक्के किसने चलाए थे जिसपे बुद्ध की मूर्ति या बुद्ध की आकृति क्या थी, छपी थी। तो वो शासक कौन था, वो था कनिष्क। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी गिरिवर्ज थी। तो गिरिवर्ज किसकी राजधानी थी, ये थी मगध। मगध की राजधानी की बात करें गिरिव्रज थी।
पाटलिपुत्र थी और राजगृह इसकी राजधानी थी। और मगध कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है बिहार के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का शासक था? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था या शासक था, या कहाँ का गवर्नर था, कहाँ का सूबेदार था? ये था उज्जैन का। कहाँ का? उज्जैन का ये सूबेदार था। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? इसके चार को कहा जाता है शरीयत। और शरीयत की अगर बात की जाए, फिरोज शाह तुगलक ने इस शरीयत की क्या की थी? सबसे ज़्यादा मांगी थी। क्यों मांगनी थी? क्योंकि जो फिरोज शाह तुगलक था, जो इसका जन्म हुआ था, एक हिंदू औरत से इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इसको क्या करनी थी? मुसलमानों में अपनी छाप छोड़नी थी, इसलिए शरीयत की क्या की थी? इसने सबसे ज़्यादा मानी थी। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी गई है? तो ये था कनौज का जयचंद। कनौज का शासक था जयचंद। कनौज कहाँ पे पड़ता है? कनौज पड़ता है यूपी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर पड़ता है। किस शासक ने बनवाया था? नरसिंह राव प्रथम ने बनवाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है तुर्की भाषा के अंदर। किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा के अंदर लिखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के स्वभाव को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हरकारा। क्या कहा जाता है? हरकारा उसको कहा जाता है। उसके बाद शिवाजी को स्वतंत्रता की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने। किसने? माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने क्या थी? इसकी ये कमान संभाली थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। जो वैशाली थी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये थी वज्जी की। किसकी थी? वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। क्या थी? वैशाली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद पति और वृद्ध अवस्था के पुत्रकों का संरक्षण में रहने के निर्देश किस स्मृति में प्रदान किए गए हैं? तो ये कौन सी स्मृति थी? ये थी मनु स्मृति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। पाटलिपुत्र में दनानंद से मगध को सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेश को जीत चुका था? तो ये जीत चुका था जी सिंध को और पंजाब को। तो किस किस क्षेत्र को जीता था इसने? सिंध और पंजाब को जीता था। दनानंद की हत्या करने से पहले, मगध पर अधिकार करने से पहले मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव ने की थी। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन ये आता है कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। उसके बाद बात की जाए इसका अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा इसका क्या था? अगला शासक था, अंतिम शासक था। रुद्र नमन के शासनकाल में कौन सा सथल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? उज्जैन। कौन सा था? उज्जैन शिक्षा का क्या था? प्रमुख केंद्र रहा। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ था? दिल्ली सल्तनत का सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके सुल्तान में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इसका क्या हुआ था? सर्वाधिक विस्तार हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये था राणा कुंभा। कौन था? राणा कुंभा इसका क्या था? प्रसिद्ध शासक था। और इसी राणा कुंभा का पुत्र था राणा महाराणा प्रताप।
महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 के अंदर एक युद्ध होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु क्या थी? कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु क्या थी? 14 वर्ष थी। 14 वर्ष की आयु में जो अकबर था वो शासक बन गया था, इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था और उसके बाद कलानौर के बाद इसने दिल्ली में आकर अपना राज्याभिषेक करवाया। मगध साम्राज्य के अंदर बात करें, अकबर और औरंगजेब ऐसे दो शासक हुए हैं जिन्होंने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। यहीं पे बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत में कौन आता है? फिरोज शाह तुगलक आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी को विधिवत राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? तो इसका राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ के दुर्ग में। किस पेशवा के समय में मराठा संघ की समस्त शक्तियां पेशवा के हाथों में आ गई थी? तो बाजीराव प्रथम के हाथ में। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञापत्र प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधित्व कौन था? विलियम हॉकिंस था। विलियम हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में पहुंचता है, लेकिन इसको क्या है, अनुमति नहीं मिलती भारत में व्यापार करने की, लेकिन इसको एक उपाधि मिलती है इंग्लिश खान की और 200 घोड़ों का क्या बनाया जाता है? इसे मनसबदार बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। उसके बाद 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? तो लॉर्ड इरविन के साथ क्या किया था? समझौता किया था। और लॉर्ड इरविन के साथ समझौते के तहत इसने अपना जो आंदोलन चलाया हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 में स्टार्ट किया था, 1931 के अंदर क्या कर लिया था? उसको वापस इसने ले लिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, कौन सा है, मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक और उसके दरबार शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात की जाए, मौर्य वंश का ये संस्थापक था। धनानंद की हत्या करके मगध पर अधिकार करने वाला मौर्य वंश का पहला शासक हुआ, जिसने 323 में मौर्य वंश की स्थापना की। और मौर्य वंश कब तक चला? 185 बीसी तक मौर्य वंश चलता है। और इसका जो टाइम पीरियड था वो 323 बीसी से लेकर कब तक रहता है? 185 बीसी तक क्या रहता है? इसका शासनकाल रहता है। उसके बाद पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो जो इब्न बतूता था वो किस देश का निवासी था? वो मोरक्को का निवासी था। कहाँ का? मोरक्को का। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? तो सबसे सार्वजनिक और सबसे बड़ा जो स्थल माना जाता है वो माना जाता है विशाल स्नानागार। और मोहनजोदड़ो की जो खोज होती है वो किसके द्वारा होती है? राखल दास बैनर्जी के द्वारा होती है। कब? 1922 के अंदर। इससे पहले 1921 के अंदर हड़प्पा की खोज हो चुकी है दयाराम साहनी के द्वारा। और हड़प्पा के कारण ही इसे क्या बोला जाता है? हड़प्पा घाटी बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्वतंत्रता के लगभग हमने 47 स्थलों की खोज की और 47 के 47 कहाँ पे मिले थे? सिंधु नदी के किनारे मिले थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। और यहीं पर इसको बोला जाता है सरस्वती घाटी सभ्यता, क्योंकि 1400 में से लगभग 1100 स्थल कहाँ पे मिले थे? हमें सरस्वती नदी के किनारे मिले थे, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? सरस्वती सभ्यता भी बोला जाता है। उसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा प्रयोग किसका करते थे? कांस्य का करते थे। प्रथम नगरीय सभ्यता भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी नगर बने हुए हैं सारे के सारे किसके? एक नगर की बात यहाँ पे वर्क करते थे, एक नगर के आधार पर ही सारे के सारे बने हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है, कल्प सूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? कल्प सूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? ये की थी भद्र बाहु ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वर्सल और कुलहीन कहा जाता है? तो किस में कहा जाता है? मुद्रा राक्षस के अंदर। मुद्रा राक्षस के अंदर क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को वर्सल और कुलहीन इसको कहा जाता है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की थी? तो जेम्स प्रेस्पेप्स ने क्या की थी? यहाँ पे सफलता प्राप्त की थी।
उसके बाद वही क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट हो गया, मोहम्मद गोरी वाला 1175 से 1206 तक इसने भारत पे क्या किए थे, अटैक किए थे। वो शासक कौन सा था, तो वो था मोहम्मद गोरी। तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है, जियाउद्दीन बरनी की। किसकी है, बरनी की क्या है ये रचना है, तारीख ए फिरोज शाही। इसमें फिरोज शाह तुगलक के बारे में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कहाँ पे की थी, तो अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1570 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और फिर अकबर के द्वारा इस फतेहपुर सीकरी को 1571 में क्या बनाया जाता है, राजधानी बनाया जाता है। और यहीं पे इबादत खाने की स्थापना की। अकबर ने कहा इसमें क्या होंगे, हर धर्म के लोग क्या होंगे इसमें शामिल होंगे, तो मुझे क्या चाहिए, हर धर्म की जानकारी चाहिए। और जो लोग इसमें शामिल होंगे वही क्या करेंगे, मुझे हर धर्म के बारे में जानकारी देंगे। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है, तो अष्टाध्यायी है। क्या है, अष्टाध्यायी क्या है, सबसे प्राचीन शास्त्र है भारतीय भाषा का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविका संगीतम की रचना किसने की थी, तो इसकी रचना की थी कालिदास ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है, तो किस काल का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है, ये माना जाता है गुप्तकालीन मंदिर कला का। कौन सी का माना जाता है, गुप्तकालीन मंदिर कला का क्या माना जाता है, ये सर्वश्रेष्ठ एक उदाहरण माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भागवत मंत्र की उत्कृष्टता और प्राचीनतम व्याख्या कौन सी है, भगवत गीता। कौन सी है, भगवत गीता है। दिल्ली की सीमा की सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था, दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था, तो इसकी बात की जाए मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था, दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था, तो ये था हिमू। ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को किस परियोजना से भारत भेजा था, तो भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए भेजा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था, तो ये किस राजवंश से संबंधित था, थानेश्वर से था। और थानेश्वर के पुष्यभूति राजवंश थे जाजी। और हर्षवर्धन शासक कब बना, 606 में बना, और कब तक रहा, 647 में रहा। इसकी राजधानी क्या थी, थानेश्वर और कनौज इसकी राजधानी थी। अगर बात की जाए कनौज की, कनौज कहाँ पे पड़ता है जी, कनौज पड़ता है यूपी के अंदर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तुगलक वंशी नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में। तुगलक वंशी नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में क्या किया था, आक्रमण किया था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, वह आर्यों के समय समाज में कौन से वर्णन थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। कौन से थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, इसका राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है, तो किसको माना जाता है, समुद्र गुप्त को। तो किसको माना जाता है, समुद्र गुप्त को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, तो कौन सा था, भीमदेव प्रथम भी बोला जाता है इसको, भीम प्रताप प्रथम भी बोला जाता है। और इसके शासनकाल में ही 1025 में मोहम्मद गजनवी ने क्या किया था, सोमनाथ के मंदिर पर अटैक किया था और सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, नूरजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियां हैं, जहांगीर का मकबरा और इत्मादुद्दौला का मकबरा। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है, लाहौर के अंदर जहांगीर का मकबरा है। नंद वंशीय राजा धनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था, जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना। उसका नाम क्या था, उसका नाम था विष्णुगुप्तिया चाणक्य। क्या था, विष्णुगुप्तिया चाणक्य। और यही चाणक्य क्या करता है,
मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करता है और उसी के द्वारा ही क्या करवाता है, धनानंद की हत्या करवाता है और मगध पर अधिकार करवाता है। और चाणक्य ही की देख रेख में जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये अखंड भारत का क्या करता है, निर्माण ये करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, बुद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से एक प्रतिभाशाली से क्या निर्देश होता है। बुद्ध का प्रथम उपदेश होता है। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 तक शासन करने वाले शासकों में वंश को क्या कहा जाता है, दास वंश या गुलाम वंश, या इसको ही क्या बोला जाता है, इल्बरी वंश इसको बोला जाता है। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन किसके थे, यह कथन थे कृष्णदेव राय के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है, यह स्थल है मोहनजोदड़ो। कौन सा स्थल है, यह मोहनजोदड़ो यह स्थल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों से संबंधित है, तो इंद्र और दूसरा कौन सा है, अग्नि को। उसके बाद संसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही है, तो किस मार्ग की बात की है, आस्टिंग मार्ग की बात कही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई है, तो किसको दी गई है, गंधार शैली को ये दी गई है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर का सिराज ए हिंद उपाधि से निवाजा गया है, तो ये निवाजा गया किसको, जौनपुर को। इसके बाद अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी, अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कहाँ पे की थी, तो इबादत खाने की स्थापना की थी फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे की थी जी, फतेहपुर सीकरी में इसकी स्थापना की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था, तो किसका किया गया था, औरंगजेब और अकबर का। मोहम्मद गजनवी के भारतीय आक्रमण के अलबरूनी ने किसकी संज्ञा दी थी, जिहाद की, पवित्र युद्ध की। और इसी अलबरूनी ने क्या कहा था, जाटों के बारे में एक टिप्पणी की थी कि जाट क्या होते हैं, ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं और गुंडे हैं। ये सब उपाधियां किसने दी थी, अलबरूनी ने दी थी। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जब महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर का दल लूटकर अपने गजनी ले जा रहा था तो रास्ते में जाटों के द्वारा इस पर क्या कर दिया जाता है, अटैक कर दिया जाता है, और इस कारण से अलबरूनी ने जाटों को ये संज्ञा दी थी। चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग ने की यात्रा की उस समय कहाँ का शासक था, ये था पुलकेशिन द्वितीय। कहाँ पे, पुलकेशिन द्वितीय के यहाँ इसने क्या की थी, यात्रा की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, अजातशत्रु किस वंश का शासक था, अजातशत्रु किस वंश का शासक था, हर्यक वंश का ये शासक था। वेदों का रौपस्य क्यों कहा जाता है, मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं के द्वारा की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाने हैं, यह श्रेणी किसकी है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। क्या है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य का लेखक को किसे माना जाता है, लेखक कौन है था जिसने महाकाव्य लिखा गया था, तो वो किसके द्वारा लिखा गया था, वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। इसने कौन सा महाकाव्य लिखा था, रामायण इसने लिखी थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अबू रहना मोहम्मद किस इतिहास परिषद का वास्तविक नाम था, अल बरूनी का। यही क्वेश्चन पीछे भी रिपीट हुआ था, दोबारा से फिर रिपीट हो गया, तो ये वास्तविक नाम किसका था, अल बरूनी का था। नूरजहां ने किसको उत्तमोदौला की उपाधि दी है, तो अपने पिता मिर्जा गयास बेग को। किसको दी, अपने पिता गयास बेग को दी है। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 में शिवाजी की विधिवता राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था, रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है तथा तुलना मार्टिन लूथर किससे की जाती है, तो कौन है वह है, तो वो है नागार्जुन। कौन है, नागार्जुन है। उसके बाद सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकार
न करने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था, वो था मुबारक शाह खिलजी, जो शासक बना था 1316 में और कब तक रहता है, 1320 तक रहता है। मुबारक शाह खिलजी कौन था, मुबारक शाह खिलजी था अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र। अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु होती है वो कब होती है, 1316 के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन हुआ, तो कौन था, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। कौन था, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद थी, तो कौन सी थी, जमात खाना मस्जिद थी। अकबर ने अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि किस उपलक्ष्य में प्रदान की थी, गुजरात में 1584 में हुए विद्रोह का सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में उसको उपाधि दी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी, तो किसने दी थी, जहांगीर ने दी थी। क्यों, क्योंकि जहांगीर का ही क्या किया गया था, विद्रोह किया गया था खुसरो के द्वारा अर्जुन देव की सहायता से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं है। यह उक्ति भारत के किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी गई है, यह लिखी गई है दीवाने खास में, जो कहाँ पे है, दिल्ली में स्थित लाल किले के अंदर है। दीवाने खास की अगर बात की जाए तो शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, उसके शासनकाल को। तो उसने दीवाने आम दीवाने खास बनाई थी। दीवाने आम जो आम लोगों के लिए होता था, दीवाने खास था क्या, जो सिर्फ अपने रहने के लिए बनवाया था। और दीवाने खास के अंदर दीवारों पे क्या लगवाए थे, इसने हीरे मोती जड़वा दिए थे, इसलिए इसको दीवाने खास बोला जाता है। और इसी ने कहा था कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो यही है और यही है। उसके बाद चेतक नाम प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था, तो राणा प्रताप सिंह का था। किसका था, राणा प्रताप सिंह का था। जो चेतक था वो राणा प्रताप सिंह की, जो इसको महाराणा प्रताप भी बोला जाता है, इसकी बहुत सहायता करता है। 1536 के छिंदर के हल्दी घाटी युद्ध में 14 फीट के एक गड्ढे से कूदने में क्या हुआ था, चेतक सफल हुआ था और वहां से जंप करके इसने महाराणा प्रताप की क्या बचाई थी, जान बचाई थी। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, तो कौन था, श्रीलंका के बौद्ध राजा मेदवर्मन ने समुद्रगुप्त के बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की क्या दी थी, अनुमति इसको दी थी। उसके बाद राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंध किया था, जिसके कारण किसानों, राज्य और जनता सभी का फायदा हुआ। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम सुधार किस शासनकाल में किए थे, तो ये किए थे सबसे पहले शेरशाह के शासनकाल में। क्वेश्चन आता है राजा टोडरमल अकबर से पहले किसके शासनकाल में विराजता था, तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में विराजता था। शेरशाह सूरी कौन था, जिसने सूरी वंश की स्थापना की थी और जिसने हुमायूं को एक बार क्या कर दिया था, भारत से खदेड़ दिया था, मुगलों का एक बार क्या कर दिया था, विनाश कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही, परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे, तो ये थे फिरोज शाह तुगलक के पास। एक विभाग था फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, जिसे दीवाने बदगान कहा जाता है, जिसमें 1,80,000 क्या थे, हिंदू गुलाम थे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नृत्य करने नटराज की मूर्ति धातु डालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक था। यह किसके काल में हुआ था, ये हुआ था चोल वंश के काल में। सन 1565 में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयराज साम्राज्य का पतन हुआ था, तो वो क्या था, रक्सी तांगड़ा ताली कोट्टा का युद्ध। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ में प्रशस्ति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी हरि सेन ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे, तो ये थे अकबर। यहाँ से क्वेश्चन आता है रामचरितमानस की रचना किसने की थी, तो इसकी रचना की थी संत तुलसीदास ने। और संत तुलसीदास किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन ये थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, केरल में क्या हुआ था, उनका आदि शंकरा का जन्म हुआ था, जो बाद में किसके नाम से फेमस होते हैं, शंकराचार्य के नाम से वो फेमस होते हैं। दिल्ली की गद्दी पर जब नसरुद्दीन तुगलक सत्ताधारी थे
तब भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो भारत पर अटैक किया था तैमूर लंग ने। और कब किया था? 1398 में। और जो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था, ये किस वंश का शासक था? ये तुगलक वंश का शासक था। और तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड था वो क्या था? 1320 से लेकर 1414 तक। और ये शासक कब बनता है? 1394 में। और तैमूर लंग अटैक कब करता? 1398 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोनी पर विजय प्राप्त की थी? तो वो कौन था? राजेंद्र था। इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारती थी? उसे जगत गुरु कहकर क्या करती थी? पुकारती थी। उसके बाद संगम कालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवताएं नरु सुंगन तथा कालांतर में इसे क्या कहा जाता है? सुब्रमण्यम इसको कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है, गुप्तकालीन मंदिर कला में सर्वोच्च उदाहरण किसका है? किसका सर्वोच्च उदाहरण है? मंदिर का नाम लिया जाता है, वो मंदिर कौन सा है? 10वां तार मंदिर है, जो कहाँ पे पड़ता है? देवगढ़ के अंदर ये पड़ता है। चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। चोल मंदिरों के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी, यह कौन सा विभाग था? तो यह विभाग था जी सैन्य विभाग। कौन सा विभाग था जी? सैन्य विभाग ये था। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाली दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था प्रथम सुल्तान? अलाउद्दीन खिलजी था। लोधी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? तो ये था सिकंदर। और सिकंदर ने ही आगरा की स्थापना की थी 1504 के अंदर। और अपनी राजधानी कब बनाया था? 1506 के अंदर अपनी राजधानी बनाया था, किसको? आगरा को। उसके द्वारा बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अलाउद्दीन द्वारा निर्माण अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? तो ये है कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में। तो अलाई दरवाजा भी कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए थे? तो ये खोजे गए थे जी गुजरात के अंदर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? तो ये माना जाता है जी गुप्तकालीन मंदिर कला का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नाप जो कराई तथा राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजी ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया था? तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है फटाफट से देख लीजिए, विजय नगर कृष्णदेव राय की रचना है अमुक्ता मालिंदे की वार्ण्य विषय क्या है? तो लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। उसके बाद गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ था? वारंगल। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1853 में। और इस टाइम में वायसराय कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेश यात्री कौन था? एथनेसियस निकेतन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, त्रिपिटक अंग है, जो त्रिपिटक है ये किसका है? विनय स्तुति और अभिधम का है। उसके बाद अमीर खुसरो रचित खजैन उल फतूह किसके शासक के संबंध में जानकारी देता है? तो ये देता है अलाउद्दीन खिलजी के। तो जो अमीर खुसरो है इसको तोता ही हिंद भी बोला जाता है। अमीर खुसरो था जो किसके दरबार में विराजता था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में विराजता था। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की जो आधिकारिक भाषा थी वो थी फारसी। कौन सी थी? फारसी उसकी आधिकारिक भाषा थी। उसके बाद कौटिल्य की अर्थशास्त्र किसकी महत्वपूर्ण जानकारी देती है? ये मौर्यों के प्रशासन की व्यवस्था की जानकारी देती है। कौन सी? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी जी हर्षवर्धन ने। किसने इसकी रचना की थी? हर्षवर्धन ने इसकी रचना की थी। भारत की प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करना एकमात्र था उत्खननों से प्राप्त नगरा विशेष। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को
भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी, तो वो थी फिरोज शाह तुगलक ने। मध्यकालीन किस नगर को शिवराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया है? तो किसको नवाजा गया है? जौनपुर को नवाजा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ईरानी राजदूत अब्दुल रजाक ने 1443 में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो कौन था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू की थी? भारतीय इतिहास में व्यवस्थित प्रदान करने की महत्वपूर्ण योगदान है, तो मौर्य सम्राट अशोक ने। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने प्रदान की थी। कब की थी? सन 1667 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? विशाल स्नानागार। कौन सा है? विशाल स्नानागार। मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षेत्रीय वंश कौन सा है? ये है शिशुनाग वंश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वर्षाल तथा कुलहीन कहा गया है? मुद्रा राक्षस में। कनिष्क ने किस धर्म को राजश्रय प्रदान किया है? बौद्ध धर्म को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कुहार के व्यापारी कोवलम की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में मिलता है? तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। जो लाइव फटाफट से कमेंट कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो आंसर रहेगा, युद्ध कब हुआ था? 634 के अंदर हुआ था। और इसमें हर्षवर्धन क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। और ये युद्ध कहाँ पे होता है? नर्मदा नदी के किनारे ये होता है। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश से आया था? ये मोरक्को से आया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी के द्वारा जुड़े हुए हैं? सिंधु नदी के द्वारा ये जुड़े हुए हैं। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? तो ये है धोलावीरा, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? ये होता है वरदराय उपनिषद से होता है। तो आज का सेशन हम यहीं पर रखेंगे, तो इसको फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। तो कल फिर हम 9 बजे मिलते हैं नए सेशन के साथ। इन्हीं सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।